सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी आईएस और एलएम मार्केट में यानी गुड्स और मनी मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट रखती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इस चीज़ को कैसे इक्विलिब्रियम को कैसे इम्पैक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में। तो जो अब तक हमने जो देखा था उसमें हम ना एक गिवन प्राइस लेवल के ऊपर ही हम चेंज देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगर फिस्कल और मॉनेटरी चेंजेस आते हैं तो उसका आउटपुट और इसके साथ साथ प्राइस के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट होगा। तो सिंपली जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमें आउटपुट लेवल देता है और इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट देता है जो कि ये पॉइंट होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब सपोज कि नॉमिनल मनी स्टॉक में इंक्रीज हो गया। अब नॉमिनल मनी स्टॉक इंक्रीज हो गई तो जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आउटवर्ड एक्सपेंशन लेगी, जिसकी वजह से अगर हम सेम लेवल पे देखें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से चेंज होके ई डैश पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट और प्राइस लेवल दोनों इंक्रीज हो रहा है। अब ये कितना चेंज आएगा प्राइस में और आउटपुट लेवल में, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि भाई डिमांड का जो एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका स्लोप क्या है और किस एक्सटेंट पे डिमांड में शिफ्ट आ रहा है। तो ये दो चीज़ें डिपेंड करेंगी और जो इनका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व का जो स्लोप होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब सपोज कि चेंज इन प्राइस है, तो अगर प्राइस चेंज हुआ है जो कि इस केस में हम देख सकते हैं कि भाई नॉमिनल ये प्राइस लेवल चेंज हो गया, ये हम डेरिवेशन करेंगे एग्रीगेट डिमांड का, जो हमने पहले भी एक वीडियो में देखा था जिसमें हम ISLM जो मॉडल है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उस मॉडल में भी हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड किस तरह से ड्राइव होती है। तो आई एस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये हमने ISLM मॉडल के जो वीडियो है उसमें देखा था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। जो LM कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ सपोज कि अगर प्राइस फॉल हो गया यानी कि हमारा जो रियल बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस फॉल हो गया। जो रियल बैलेंस का जो हम देखते हैं वो मनी स्टॉक डिवाइडेड बाय प्राइस से देखते हैं। अब अगर प्राइस में फॉल आएगा यानी कि रियल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से LM कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब अगर यहाँ पे LM कर्व यहाँ से शिफ्ट होके LM डैश पे हो गया तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और जो आउटपुट है वो हमारा Y0 से Y1 पे आ गया। अब हम इसको कोरस्पॉन्डिंगली सेकंड डायग्राम पे जब शो करेंगे तो हम ये आउटपुट लेवल यहाँ पे शो कर देंगे। और जब हम ये देखेंगे क्योंकि पहले प्राइस हमारा ज़्यादा था और उसके बाद में इंक्रीज हो गया, तो जो इंटरसेक्ट करेगा आउटपुट लेवल को वो हमारा डायग्राम इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाएंगे। अब जब हम एग्रीगेट डिमांड के कर्व के स्लोप की बात करते हैं तो जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमें LM और ISLM से मिलती है। तो जब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट के साथ रेस्पॉन्सिवनेस कितनी है और जो इनकम में जब चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से रियल बैलेंस में क्या कितनी रेस्पॉन्सिवनेस शो होगी, इस चीज़ के ऊपर एग्रीगेट डिमांड करता है। तो अगर a given change in real balance has a larger impact on equilibrium spending then AD curve will be very flat। तो अगर रियल बैलेंस का जो इम्पैक्ट होगा वो अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होगा। और अगर गिवन चेंज इन रियल बैलेंस हैज़ ए स्मॉल इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्पेंडिंग एंड आउटपुट देन द AD कर्व विल बी स्टीप इन दैट केस। और अगर रियल बैलेंस में जो चेंज है वो इक्विलिब्रियम स्पेंडिंग के साथ में अगर कम आ रहा है यानी कि स्पेंडिंग के कंपैरिजन में रियल बैलेंस कम अगर चेंज हो रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो कम है, तो इसकी वजह से जो हमारा AD कर्व है वो स्टीप होगा। अब जो अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो इररेस्पॉन्सिव हो जाए, अगर ए वर्टिकल AD कर्व मीन्स दैट द प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज अनरेस्पॉन्सिव टू द प्राइस लेवल, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है और वो जो प्राइस लेवल है उसका वो एक दूसरे को लेके अनरेस्पॉन्सिव हो जाए, यानी कि उससे इम्पैक्ट ना पड़े अगर दूसरे के ऊपर, तो उस केस में जो है वर्टिकल AD कर्व मिलेगा हमें।
और जो हमारा चेंज आएगा आउटपुट और प्राइस लेवल में भी, वो भी इसी चीज़ पे चेंज करेगा, डिपेंड करेगा। और जो हमारा ये इक्विलिब्रियम स्पेंडिंग और इंटरेस्ट रेट से रेस्पॉन्सिवनेस है, ये हम एलएम कर्व पे हमने देखा था कि एलएम कर्व किस तरीके से डिपेंड करता है, मतलब कि जो मनी मार्केट मनी सप्लाई जो है वो इंटरेस्ट रेट और जो इनकम लेवल है वो जो या फिर रियल बैलेंसेस की जो हम बात करते हैं उससे किस तरह से रिस्पॉन्सिव होती है। तो उस जो एलएम कर्व का स्लोप है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर भी जो एलएम कर्व के स्लोप को इफेक्ट हमारे एडी कर्व के ऊपर आता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी आईएस एलएम कर्व से ही डिराइव की जाती है। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट और जो हमारी इक्विलिब्रियम स्पेंडिंग और रियल बैलेंसेस इन सब से इम्पैक्ट होता है। और जो हमारा जो एडी और एएस का जो हमारा स्लोप रहेगा उससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारा प्राइस में और आउटपुट में कंपैरेटिवली कितना चेंज आ रहा है शिफ्ट होने पे। तो अब जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं तो अगर डिफरेंट पॉलिसीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई अगर फिस्कल पॉलिसी, अगर एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारा आईएस कर्व को इफेक्ट करती है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जो आईएस कर्व अगर एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी उसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होगा और राइटवर्ड शिफ्ट होके आईएस डैश बन जाएगा। अब अगर एलएम कांस्टेंट है तो इसकी वजह से जब आईएस से शिफ्ट होके आईएस डैश होगा तो उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट लेवल और जो इंटरेस्ट रेट है दोनों इंक्रीज होंगी। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई से शिफ्ट होके ई डैश के ऊपर चला गया और यहाँ पे जो हमारे पास नए आउटपुट और इंटरेस्ट रेट जो आए हैं वो आई डैश और वाई डैश आएंगे हमारे पास। अब जब हम इसको कोरस्पॉन्डिंगली डिमांड के कर्व के रूप में अगर शो करेंगे तो यहाँ पे जो हमने प्राइस लेवल लिया है वो गिवन लिया हुआ है, क्योंकि हम सेम लेवल पे इंटरेस्ट रेट में चेंज देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आया वो आईएस में जो एक्सपेंशन है यानी कि फिस्कल से जो आईएस पे चेंज आया उसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट और आउटपुट लेवल चेंज हुआ है। तो जो प्राइस है वो गिवन है सेम लेवल पे। तो यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो हमारा है वो सेम प्राइस लेवल पे आउटवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ। अब जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, तो जब हम नॉमिनल मनी स्टॉक को मार्केट में इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एलएम कर्व है वो शिफ्ट होके एलएम डैश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा सेम आईएस कर्व रहने की वजह से जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो हमारी फॉल होके I1 के ऊपर आ जाएगी और जो हमारा आउटपुट लेवल है वो डिक्रीज होके वाई डैश हो जाएगा, वो इंक्रीज होके वाई डैश हो जाएगा, वाई नोट से इंक्रीज होके। अब जब हम इसको कोरस्पॉन्डिंगली सेकंड डायग्राम के ऊपर शो करेंगे तो जो हमारे पास आएगा कि भाई पहले प्राइस लेवल के ऊपर हमारे पास ये जो डिमांड कर्व था वो एडी था, यानी कि जो हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था वो यहाँ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मिल रहा था। अब जो है हमारे पास जब हमारा नॉमिनल मनी स्टॉक इंक्रीज हो गया तो हमें जो है हमारी जो स्पेंडिंग को सेम रखने के लिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी नॉमिनल मनी स्टॉक के साथ, तो जो हमें हमारी स्पेंडिंग एक्चुअल स्पेंडिंग जो है उसको सेम रखने के लिए हमें जो है प्राइस जो हमारा मार्केट में वो पी नोट से इंक्रीज होके P1 के ऊपर चला जाएगा। अब सपोज कि पहले जो हमारी नॉमिनल मनी स्टॉक था वो 100 रुपीज़ था और जो हमारा प्राइस लेवल था मार्केट में वो 10 था, तो जो हमारी मनी स्पेंडिंग जो एक्चुअल स्पेंडिंग थी वो 100/10 यानी कि एक्चुअल स्पेंडिंग हमारी 10 थी। अब अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से हमारी अगर नॉमिनल मनी स्टॉक जो है मार्केट में वो इंक्रीज होकर 200 हो गया। अब अगर वो 200 हुआ है तो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग को सेम रखने के लिए जो प्राइस लेवल है वो भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा और ये इंक्रीज होकर 20 जब हो जाएगा तो हमारी जो एक्चुअल स्पेंडिंग है मार्केट में तो वो हमारी सेम हो जाएगी। तो यानी कि जो ई और के पॉइंट जो है उसके ऊपर हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग सेम है। तो जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो उसमें जो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग को चेंज करने सेम रखने के लिए हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। अब ये जो डिमांड की बात हो गई। अब अगर यहीं पे एक्सपेंशनरी की जगह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती तो इसका इम्पैक्ट एकदम उल्टा हो जाता जो हम एक्सपेंशनरी में देख रहे हैं दोनों ही केस में, फिस्कल और मॉनेटरी के केस में।
और अब जब हम इसके बाद जब डिमांड के बाद में हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास सप्लाई में दो हमारे पास कर्व मिलेंगे, कीनेसियन के लिए और एक क्लासिकल के लिए। अब जो क्लासिकल केस होगा उसमें, क्योंकि क्लासिकल का अजम्पशन होता है कि मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क करता है, तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो अगर डिमांड के साथ में अगर जो फर्म है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी करना चाहेगी, तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए हो सकता है अपनी वेजेस राइज कर दें। लेकिन जब मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई अनएम्प्लॉयड लेबर जब उसे मिलेगी ही नहीं, तो वो अपना आउटपुट इंक्रीज कर ही नहीं पाएगी। तो इसमें जो क्लासिकल के केस में है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, यानी कि प्राइस कुछ भी रहे, जो आउटपुट लेवल है मार्केट का वो चेंज नहीं होगा। वहीं कीनेसियन के केस में जो होता है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम प्राइस लेवल पे कोई भी आउटपुट लेवल जो मार्केट में सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कीनेसियन का अजम्पशन था, कीनेसियन का अजम्पशन ये था कि भाई जो है वेज और जो प्राइस लेवल है वो एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं होगी। इनको चेंज होने के लिए, जो इनमें चेंज आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है प्राइस लेवल और वेज में। तो इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो इसमें हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि सेम प्राइस लेवल पे जो आउटपुट लेवल है वो कुछ भी डिलीवर किया जा सकता है, यानी कि मार्केट में सप्लाई की जा सकती है। और साथ में कीनेसियन का मानना था कि भाई मार्केट में जब एक्स्ट्रा अनएम्प्लॉयड लेबर रहेंगे तो कंपनी हायर कर लेंगी, फर्म्स हायर कर लेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है इसमें। अब इस केस में अगर हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के बात करेंगे, तो अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी उस केस में, तो एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी वो हमारे एग्रीगेट डिमांड को जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से कंप्लीटली जो है हमारा चेंज आएगा, यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से शिफ्ट होके ई डैश के ऊपर आ जाएगा। वहीं अगर क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल में प्राइस लेवल सिर्फ इंक्रीज होगा, आउटपुट लेवल हमारा इंक्रीज नहीं होगा। जो इस पे कंप्लीट क्राउडिंग आउट की जो हम बात करते हैं वो होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ जाएगा, लेकिन इसमें चेंज आने की वजह से आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस लेवल पी नोट से जो है इंक्रीज होकर पी डैश हो गया। वहीं अगर कीनेसियन की जो हमने बात की थी उसमें आउटपुट लेवल चेंज हो गया था लेकिन प्राइस लेवल सेम रहा था। अब अगर क्राउडिंग आउट की जो हम बात करते हैं इसमें, तो सपोज कि जो हमारा क्लासिकल केस में ही क्राउडिंग आउट होगा, क्योंकि इसमें फिस्कल एक्सपेंशनरी में तो क्राउडिंग आउट होगा नहीं, क्योंकि फुल चेंज आ रहा है। फिस्कल पॉलिसी का जो भी चेंज हो रहा है वो फुल इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के ऊपर। तो जो क्राउडिंग आउट की बात जो हम करते हैं वो क्लासिकल के केस में करते हैं। तो अब जो इसमें क्या है कि जब हमारा ISLM की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ISLM के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अब जो है हमारा यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल हो गई, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब IS कर्व हमने ये डाउनवर्ड लिया और जो हमारा पहले जो LM कर्व था वो हमने ये ले लिया। अब जो यहाँ पे है कि भाई सपोज कि फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी आ गई, तो फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी आएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो IS कर्व है वो शिफ्ट होके IS डैश हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। लेकिन जब अब यहाँ पे सेम LM कर्व के ऊपर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट E डैश मिल रहा है, अब E डैश के ऊपर मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो आउटपुट लेवल है वो वाई नॉट ही हो सकता है, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इकोनॉमी जो है वो वर्क कर रही है। अब जब ये यहाँ पे रहेगा तो यानी कि प्राइस अब इंक्रीज होगा। अब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जो हमारा मनी स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो LM कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और जिसकी वजह से वो तब तक शिफ्ट करेगा जब तक हम हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट जो आउटपुट लेवल है उसको अचीव नहीं कर लेते। तो जो है हम ई डबल डैश के ऊपर आके हमारी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। तो इस केस में क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क करती है, इसकी वजह से क्राउडिंग आउट कंप्लीट होगी और जो है हम सेम लेवल आउटपुट ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारा आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है हमारी इंटरेस्ट रेट यहाँ के इस केस में इंक्रीज हो गई और हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नॉमिनल मनी स्टॉक है वो डिक्रीज होगा जब हमारा क्लासिकल का केस होता है।
तो अब हम यहाँ पे इनको सिंपली देख सकते हैं कि भाई अगर क्लासिकल का केस होगा और कीनेसियन का केस होगा तो किस फैक्टर के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो कीनेसियन के केस में जो है आउटपुट है वो पॉजिटिवली चेंज होता है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि इस केस में जो फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, जहाँ पे ये जो केस है, इस केस में हमने देखा था कि कीनेसियन में आउटपुट जो है वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट में भी पॉजिटिव चेंज आएगा क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, तो प्राइस को अनचेंज रखने के लिए हमारा जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। अब कीनेसियन की जब हम बात करते हैं तो कीनेसियन को हमने इस केस में देखा था, कीनेसियन में हमने देखा था कि आउटपुट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इंटरेस्ट रेट और हमारा प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। अब अगर हम मॉनेटरी एक्सपेंशन की बात करें तो मॉनेटरी एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे तो मॉनेटरी एक्सपेंशन जो होता है वो क्लासिकल केस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा क्लासिकल केस होता है उसमें मॉनेटरी एक्सपेंशन कीनेसियन के केस में जो है, जो लिक्विडिटी ट्रैप का केस होता है उसमें मॉनेटरी एक्सपेंशन हमारा इनइफेक्टिव होता है। तो जो हम मॉनेटरी एक्सपेंशन है वो सिर्फ क्लासिकल के केस में देखते हैं, और ये इनइफेक्टिव क्यों होता है ये हमने लास्ट वीडियो में बताया, तो इसको आप देख सकते हैं वहाँ पे अगर आपने नहीं देखा। तो जो क्लासिकल का केस होगा, तो क्लासिकल के केस में जब मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो हमारा जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट होगा, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और राइटवर्ड जब हमारा एलएम कर्व शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा, और एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी चेंज होके इस साइड आएगी। अब क्योंकि जो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्लासिकल के केस में कांस्टेंट ही रहता है, जो वर्टिकल रहता है, उसकी वजह से हमारा आउटपुट तो चेंज नहीं होगा लेकिन हमारा जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जब हम मॉनेटरी हम इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसीज़ का किस केस में क्या इफेक्ट रहेगा। तो जो क्लासिक कीनेसियन के केस में जो है मॉनेटरी एक्सपेंशन जो हमारा रहेगा वो आउटपुट को इंक्रीज करेगा, और इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, एंड प्राइसेस पे जीरो एंड रियल बैलेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड क्लासिकल के केस में आउटपुट में कोई चेंज नहीं, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं, प्राइसेस में हमारा पॉजिटिव चेंज आएगा और रियल बैलेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइस है वो हमारा रियल बैलेंस को, जो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा प्राइस में जो इंक्रीज आएगा वो रियल बैलेंस को सेम लेवल पे रख देगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।